नमस्कार साथियों, एवाइन के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जाता है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। अजमेर शहर में शिक्षा को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले सेल्सियस के डायरेक्टर अभिमन्यु जी हैं, जिन्होंने आज शिक्षा को अजमेर में एक अलग ही मुकाम पर पहुँचा दिया है। आइए इसके बारे में अभिमन्यु जी से बात करते हैं। अभिमन्यु जी, आपका नमस्कार है एवाइन में। बताइए सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। देखिए, इससे पहले भी मेरी बातें काफ़ी हुई है। अजमेर की मीडिया से मैं डिस्कस करता रहा हूँ। पता है, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। मैं सबसे पहले वो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2016 की बात है और बहुत कम बच्चे हमारे पास पढ़ने आते थे। तकरीबन 15-16 के आसपास एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास में। और आमिरा जी, मैं आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली बता रहा हूँ कि उस वक्त एक दिन ऐसा था जब हमारे पास में गाड़ी में तेल नहीं था। हमारे पास हंक हुआ करती थी, उस गाड़ी में तेल नहीं था। तो जो मेरा विकास छोटा भाई है, उसको मैंने कहा कि यार भाई, अब गाड़ी में तेल नहीं है और जेब में पैसे नहीं है। तो उसने क्या किया कि वो सुबह जल्दी उठा 5-5:30 बजे और पिताजी की जो बाइक थी उससे तेल निकाला, हमारी गाड़ी में डाला। तो ये टाइम हम लोगों ने देखा है और वो टाइम हमको स्ट्रेंथ देता है कि जब हम ऐसे टाइम के साथ सर्वाइव कर सकते हैं तो शायद हम कम से कम मरेंगे तो नहीं, ज़िंदा तो रहेंगे। फिर हमने सोचा कि यार, जब बाकी सब लोग भी नीट और जेईई की कोचिंग में काम कर रहे हैं, हमने सोचा कि हमारा मिशन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो हमारा गोल ये रहा शुरू से ही कि आपको भी पता है कि अजमेर एक एजुकेशन सिटी हुआ करता था। आज के 20 साल पहले जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता था 10th का और 12th का, तो ज़्यादातर टॉप रैंकर्स अजमेर के हुआ करते थे। और अजमेर की जो एजुकेशन थी वो क्वालिटी एजुकेशन थी और राजस्थान में उसका नाम था। फिर ये नाम कोटा के पास में चला गया, फिर कुछ टाइम बाद में सीकर के पास में चला गया। हमने हमारा गोल यही सेट किया कि अब अजमेर को फिर से एजुकेशन सिटी बनाना है। हमेशा हमेशा मिशन स्टेटमेंट यही रखा कि अजमेर में हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चा आना चाहिए। और वही चीज़ें जो हमने सीखी थी कि हमको हर एक केस में काम करना है, मतलब किसी भी केस में गिव अप नहीं करना है, वो आज काम कर रही है। हमारे पास में 22 स्टेट से बच्चा आज पढ़ रहा है सेल्सियस अजमेर में। सर, यहाँ पर कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट हैं जो आपके पास आते हैं? अजमेर शहर के अलावा भी स्टूडेंट काफ़ी हैं, मैंने देखा है कि यहाँ आते हैं और स्टडी करते हैं। इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये सारी शुरुआत हुई कोविड टाइम से। मतलब कोविड टाइम वो था जब, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, क्योंकि अभी जिसके हाथ में फ़ोन है वो है सुनील, ये इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। सुनील ने विकास से कहा था, जो मेरा छोटा भाई है, कि सर मुझे 2000 रुपये चाहिए। ये सेकंड वेव की बात है, क्योंकि इनकी फैमिली थी। तो विकास मुझे उस शाम को बोल रहा था कि भाई, सुनील ने मुझसे 2000 रुपये मांगे थे और अपने अकाउंट में 632 रुपये हैं। वो इतना टफ टाइम था कि ऑफलाइन में बच्चा आ नहीं रहा था। जो हमने ज़िंदगी में जो काम किया था ऑफलाइन क्लासरूम में बच्चों को टीच करने का, अब वो काम नहीं हो पा रहा था। हमने इंटरनेट पे काम करना स्टार्ट किया, हमने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वहाँ से हमसे लोग जुड़े। आज आप मानेंगे नहीं, नीट काका जी यूट्यूब चैनल पर स्टडी के लिए इतना सारा कंटेंट है कि जो बच्चा हिंदुस्तान में नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को गो थ्रू करता है। और जब उन बच्चों को पढ़ना अच्छा लगा कि यार, ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वही लोग ऑफलाइन में भी टीच करते हैं, तो आज असम से, कर्नाटक से, अरुणाचल प्रदेश से, एमपी से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स भी यहाँ पर आकर पढ़ रही हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मतलब लास्ट ईयर तक तो ये था कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बच्चे ही आते थे, बट अब साउथ इंडिया के बच्चे भी हमारे पास में आने लगे। मतलब कर्नाटक से यहाँ बच्चा आना ये आसान बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा कि आपको धीरे 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 वो सिस्टम यहाँ दिखेगा जो लोगों ने कोटा और सीकर में देखा है, वो सिस्टम यहाँ बिल्ड होने लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट है, वो यहाँ सेटिस्फाइड हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो वो फिर आगे और बच्चे रिकमेंड करते हैं। सर, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो सेल्सियस के रिज़ल्ट रहते हैं और जिस प्रकार से यहाँ की टीचिंग है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि सेल्सियस की अजमेर ही नहीं, हर एक जगह ब्रांच हो सकती है?
देखिए अभिषेक जी, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और हमने इसके बारे में काफ़ी सोचा भी है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो क्वालिटी है, जब आप भाई देखिए आपके पास में टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे इंडिया की टीम में अच्छे बैट्समैन या अच्छे बॉलर वो फिक्स है, लिमिटेड हैं। तो जब आप कहीं और जगह ब्रांचेस स्टार्ट करते हो तो आपकी क्वालिटी डाइल्यूट होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंटरनेट पे उसने कंटेंट देखा, लेक्चर देखा, फिर जब वो वहाँ सेंटर पे आता है तो उसको टीचर नहीं दिखते हैं, तो क्या कहेगा कि यार हमने देखा कुछ था, हमको मिला कुछ। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक जगह पर, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट है दैट अजमेर मस्ट बी द एजुकेशन सिटी, तो हम किसी भी केस में पैसे बटोरने के लिए, धंधा करने के लिए किसी और शहर में नहीं जाएंगे। हम जाना चाहते तो कब के जा चुके होते सर, हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जो हमने मिशन स्टेटमेंट दिया सेल्सियस को लेकर कि हमको इसको एजुकेशन सिटी बनाना है, बच्चों को यहीं लेकर आना है। आज आप मान के चलिए कि जो बच्चा अरुणाचल से अजमेर आ रहा है, असम से अजमेर आ रहा है, कर्नाटक से अजमेर आ रहा है, गुजरात से अजमेर आ रहा है, वो कोटा भी जा सकता है, वो दिल्ली भी जा सकता है, वो जयपुर भी जा सकता है, वो सीकर भी जा सकता है, वो पटना भी जा सकता है, वो लगभग हर एक जगह जा सकता है। लेकिन वो यहाँ इसलिए आता है कि उसको भरोसा है कि जो टीचर हमको दिखाए गए हैं वही टीचर हमको पढ़ाएंगे। क्या होता है, बच्चा जैसे मान लीजिए कहीं कोटा गया, कहीं सीकर गया, उनका उनका रिजल्ट देख के गया। अब जब वो वहाँ जाता है तो ना तो वो उसको टीचर क्लासरूम में दिखता है जिसकी फ़ोटो देख के वो गया है, किसी डायरेक्टर की फ़ोटो देखी होगी उन्होंने, डायरेक्टर टीच नहीं करते हैं। ना ही वो बच्चे उसको वहाँ मिलते हैं जिनका सिलेक्शन देखकर वो गया है। वो एक नॉर्मल क्लासरूम में जाके बैठ जाता है जहाँ उसको ना ये पता है कि टीचर कौन पढ़ाएगा, ना उसको ये पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं जिनकी फ़ोटोज़ हम देख के यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, टीचर भी वही हैं जिनको देख के आए हैं, और स्टूडेंट से भी हम इंटरेक्ट करवाते हैं कि वो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हुए। तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई मन नहीं है कि हम अजमेर से बाहर जाएं। हम अजमेर में ही फोकस करेंगे और दिल से फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपको पानी चाहिए ना, तो आपको 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं खोदने चाहिए, 200 फीट का एक ही खोदना चाहिए। सर, जहाँ तक कि मुझे ज्ञात है कि पिछले कुछ समय पहले आप पटना और कोटा गए थे, वहाँ आपने आपकी एक बुक है जीत की रणनीति, वो आपने 2000 के समथिंग स्टूडेंटों को बांटी भी थी, वितरित भी करी थी। तो सर इस मामले में क्या है, थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। देखिए अभिषेक जी, क्या है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को जितना गाइड हो सके, जितना मेंटरशिप हो सके वो दूँ। टीचिंग मेरे खून में है, हमारी फैमिली में 7 टीचर्स हैं। तो मैं क्या करता था, मैं बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस आर्टिकल्स लिखता था। तो उसको देखकर क्या हुआ कि बाकी कोचिंग्स वाले भी ये कहने लगे कि आप इनके आर्टिकल्स अखबार में छापते हो, हमारे क्यों नहीं छापते। वो उनसे बहस करने पहुंच गए अखबार वालों से कि हमारे आर्टिकल भी छापो। तो अखबार वाले मेरे पास में आए कि साहब अब जो है हम आपके आर्टिकल नहीं छापेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बाकी कोचिंग्स वाले भी कह रहे हैं कि हमारे आर्टिकल भी छापो। तो ऐसे हम सबके आर्टिकल ही छापते रहेंगे तो न्यूज़ कब छापेंगे और ऐड कब छापेंगे। मैंने कहा बात तो सही है। वहाँ से मुझे ये फील हुआ कि यार शायद मैं अपनी बात को अब नहीं पहुँचा पाऊँगा स्टूडेंट्स तक। तो मैंने उन सारी बातों को, जितने भी आर्टिकल्स थे, जितने मैंने लिखे थे, ऑनलाइन लिखे थे, ऑफलाइन लिखे थे, अखबार में गए थे, सबको क्लब किया और एक किताब लिखी। ये लॉकडाउन में लिखी है मैंने, क्योंकि हमारे अकाउंट में 632 रुपये थे। और मैं आपको बताऊं, ये वो किताब है, जब मैं इस किताब को पब्लिशर्स के पास में लेके गया कि मैंने एक कंटेंट लिखा है, बहुत शिद्दत से किताब लिखी है, आप प्लीज़ उसे छापिए। अभिषेक जी, उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान में चेहरा बिकता है, कंटेंट नहीं बिकता, और आपको कोई नहीं जानता है, आपको कोई नहीं जानता है हिंदुस्तान में, तो आपका कंटेंट लोग क्यों लेंगे। मैं अरिहंत के पास में गया, मैं सिंगेज के पास में गया, जितने टॉप पब्लिशर थे सबके पास में गया, किसी ने भी नहीं छापी। मैंने उस वक्त खुद के पैसे लगाकर 100 कॉपी छपवाई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस कंटेंट में दम है, लोग लेंगे। हाँ, बिलीव नहीं करेंगे, वो 100 कॉपी जो है वो 3 दिन में सेल हुई। और उसका फीडबैक ये आया, वो सेल हुई इंटरनेट से, फीडबैक ये आया कि सर ये नीट और जे एस्पिरेंट्स के लिए भागवत गीता है।
मतलब अगर बच्चा नीट या जेईई की तैयारी कर रहा है तो ये हर दिन उसको गाइड और मेंटोर करती है। जिन पब्लिशर्स ने मुझे मना किया था किताब छापने के लिए, उनके फ़ोन आने लगे कि सर अब हम छाप देंगे, हम छाप देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आप इसको छापोगे, 400-500 रुपये की सेल आप इसको करोगे, जो मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है बच्चे की हेल्प करना, वो इससे पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया कि जिन बच्चों को इस बुक के बारे में पता है वो तो इसको इंटरनेट से ले रहे हैं, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं उन बच्चों को ये बुक फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं कोटा में गया, वहाँ मैंने 2000 के आसपास बुक दी। मैं पटना में गया, वहाँ मैंने 2000 के आसपास बुक दी और बच्चे खुश होते हैं। उनको ये फील होता है कि जिन टीचर्स को हम इंटरनेट पर देखते हैं, जिन टीचर्स को हम यूट्यूब पर देखते हैं, जिन टीचर्स को हमने आज तक फ़ोन में देखा है या लैपटॉप में देखा है, उनको हम फेस टू फेस मिल पा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। जब मैं कोटा में गया था, मेरे से 400-500 लोग मिलने आए थे। अभी मैं पटना में गया था, 850-900 लोग मिलने आए थे। अभी मैं दिल्ली में जा रहा हूँ नवंबर फर्स्ट वीक में, वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जब बच्चों को देखते हैं कि यार बच्चों को हम कुछ काम की चीज़ दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई इंसान या कोई टीचर जब कोई बाहर जाता है तो उसे खुद की मार्केटिंग करने जाता है कि यार हमारे यहाँ आ जाओ, ये करो, वो करो। हम ये चाहते हैं कि हम जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करें, बात करें, मिलें, कुछ उनका भला करें। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि दुनिया में जब आप आए हो तो आप लेके तो कुछ नहीं जा सकते, आप दे के ही जा सकते हो। तो इसलिए मैं ये काम टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। तो अभी मैं ऑल इंडिया टूर पर हूँ और लगभग हिंदुस्तान के हर एक स्टेट को कवर करूँगा। अभिमन्यु जी, आपसे मिलकर एक चीज़ का प्रतीत होता है कि यदि इंसान मन में ठान ले, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या कोई सा भी फील्ड हो, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और जो दिल से मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। आज इन सब के पीछे जो आपकी मेहनत है, लगन है और जिस इच्छा शक्ति से आप वर्क कर रहे हैं, मुझे लगता है भविष्य में आप इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे। सर, आप जो 2 कोचिंग यहाँ से कराते हैं, एक तो नीट जो कि एमबीबीएस के लिए होता है और जेईई जो कि आईआईटी के लिए होता है। सर, थोड़ा इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए, नीट एग्ज़ाम बेसिकली पहले ये 2 एग्ज़ाम्स में डिवाइडेड था। जैसे राजस्थान का कोई बच्चा था तो उसको आरपीएमटी का एग्ज़ाम देना पड़ता था, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता था। कुछ समय से, पिछले 5-7 सालों से अब नीट का एग्ज़ाम कर दिया गया, जो ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह होता है। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑफलाइन के तकरीबन 200 बच्चे हमने एमबीबीएस में सेलेक्ट करवाए और ऑनलाइन तो वो लिमिटलेस है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे अभिषेक जी, आप पीछे बुक्स देख रहे होंगे, आप एक बार सुनिए, एक बार बुक्स शो करिए। ये 40 से 45 हज़ार बच्चा ऐसा है जो नीट और जेईई की तैयारी करता है, तो उसके पास में ये बुक्स हैं। जेईई की जहाँ तक बात है तो जेईई का एग्ज़ाम आईआईटी, मतलब जेईई में 2 पार्ट हैं, एक जेईई मेन होता है, एक जेईई एडवांस्ड होता है। जेईई मेन बेसिकली एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन के लिए, और जेईई एडवांस जो हमारी आईआईटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए। इसके लिए मैथ्स आपको चाहिए होता है, और अजमेर के बहुत सारे बच्चे और बाहर से भी कई बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन भी इसका काफ़ी सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवा रखा है जी। अभिमन्यु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जहाँ तक मैं सामने देख रहा हूँ काफ़ी सारी बुकें पड़ी है और यूट्यूब का भी पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है यूट्यूबर से भी आपको शायद सिल्वर मेडल मिला है। हाँ जी, बटन जी जी। जी सर, बताइए थोड़ा। देखिए, ये सब बाई प्रोडक्ट है। आप अगर अच्छा काम करते हैं, बच्चे आपके काम को पसंद करते हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, तब वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप हमारा कोई सा भी वीडियो जाके देख लीजिए, किसी के ऊपर ऐसा नहीं होगा। जब उनको लगता है कि यार अच्छा कंटेंट है तो वो लाइक करते हैं। और यूट्यूब फिलहाल 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने पर ये चीज़ अवॉर्ड करती है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर क्या होता है अभिषेक जी, नॉर्मली वीडियोज़ होते हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के। आप अगर हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर कुछ गन शॉट वीडियोज़ हैं, 42 आवर्स, 40 आवर्स, 35 आवर्स, उस ड्यूरेशन में हम पूरा सब्जेक्ट कवर कर देते हैं। तो जब एग्ज़ाम आता है, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन वीडियो से खुद का पूरा कंप्लीट कोर्स रिवाइज करते, और वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते, किसी एक स्टेट के नहीं होते, वो हिंदुस्तान के हर एक कोने के होते हैं। और वो फिर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें ज़रूर से याद करते हैं। एक टाइम हुआ करता था अभिषेक जी, जब अजमेर में या कहीं पर भी
बच्चा जब सेलेक्ट होता था तो टीचर उसके पीछे पीछे भागते थे कि तुम्हारी फ़ोटो दो, तुम्हारी फ़ोटो दो, हमें अखबार में छापनी है, अखबार में छापनी है। बच्चों को माला पहना के फ़ोटो खिंचवाते थे। अजमेर के कई लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारी फ़ोटो दो, हमको छापनी है, हमको छापनी है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है तो बच्चा खुद चाहता है कि सर मुझे आपसे मिलना है, सर मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आ रहा हूँ, सर आपसे बात करने आ रहा हूँ, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, आपको पता ही नहीं कि आप मेरी कितनी हेल्प कर चुके हो। वो बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ऐसा होता है। रिजल्ट के बाद में कम से कम 5 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो राजस्थान के बाहर से मेरे से मिलने आए कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो यूट्यूब पर अगर आप कंटेंट ऐसा दे रहे हैं बच्चों को, जो काम का कंटेंट है, जो उनकी हेल्प कर रहा है, तो आपके लिए थैंकफुल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और भी उसी के फिर बाई प्रोडक्ट आते हैं, बटन और ये सब चीज़ें तो खैर सेकेंडरी है। जैसा कि हमने देखा कि महाभारत में एक अभिमन्यु थे जो कि जब युद्ध हुआ तो वहाँ उनकी एक ज़रूरत थी, और मेरे को लगता है शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर शहर में एक अभिमन्यु आप हैं जो कि बच्चों के लिए जितना कुछ अच्छा हो पा रहा है आप करेंगे। अभिमन्यु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो भी आपकी नीट और जेई के स्टूडेंट हैं, जो आपके ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, फ्यूचर में आप क्या उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? किस तरह की बुक्स वगैरह और कुछ आप ऐसी प्रोवाइड कराएंगे या लिखेंगे ताकि उनको कुछ अच्छा बेनिफिट हो सके? ये आपने बहुत अमेजिंग सवाल पूछा है। मेरे हिसाब से हर इंटरव्यू की एंडिंग इस बहुत अमेजिंग सवाल से जो आपने करी है, दैट्स अमेजिंग। देखिए, मुझे लगता है कि नीट और जेई की तैयारी करने वाला बच्चा, मैं देखता हूँ आप भी कभी किसी नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चे को देखेंगे तो उसके रूम में जमाने भर की किताबें पड़ी होती। और जब वो अपने पेरेंट्स को जाके बोलता है कि मैं फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ, या मैं केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हूँ, या मैं मैथ्स में दिक्कत कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या करता है, उनको 2 किताब और नहीं ला के दे देता है कि बच्चा आपको फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, ये 2 किताब और पकड़ो। तो बच्चा क्या होता है, एक स्टूडेंट की जगह एक लाइब्रेरियन बन जाता है। तो वो जहाँ वो पहले एक किताब ढंग से नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि तभी तो उसको दिक्कत थी, अब पेरेंट्स ने उसको 2 किताब लाके और दे दी, तो बच्चा बन जाता है लाइब्रेरियन एस्पिरेंट की जगह। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आप हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिविजन्स के, कि आपने कितने ज़्यादा रिविजन किए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के या नंबर ऑफ बुक्स के। 10 किताब को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक किताब को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और ये हर जगह चीज़ वैलिड है कि आपको अपने कंटेंट को, अपने रिसोर्सेज को, अपने बुक्स को मिनिमाइज करना है, कम से कम रखना है, और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो टीचर उसको काफ़ी सारा कंटेंट लिखवाते हैं, तो उसके एक सब्जेक्ट के 15 रजिस्टर भर जाते हैं, 20 भर जाते हैं, 30 भर जाते हैं। आखिरी समय में जब उसका एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उसके पास तैयारी के लिए 100 से 125 रजिस्टर्स भरे होते हैं 2 साल, उसमें रफ कॉपीज़ भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो उसको देख के घबरा जाता है कि यार क्या पढूं इसमें से मैं। तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस बच्चों के लिए रहेगी कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं, उसको आप 2 से 3 पेजेस में समराइज कर लें। कंटेंट जितना कम होगा, कंटेंट जितना कंसोलिडेटेड होगा, कंटेंट जितना कंडेंस होगा, बच्चे को उतना ही कम कन्फ्यूजन होगा, उतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस से क्रैक होते हैं साहब, एग्ज़ाम किताबों से क्रैक नहीं होते हैं। और कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपको लगता है कि मैंने पूरा कंटेंट शिद्दत से पढ़ा है और मैं इस कंटेंट को बार बार रिवाइज कर चुका हूँ। तो कंटेंट का समराइजेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आजकल क्या हो गया कि कोविड टाइम में बहुत सारे बच्चे ने फ़ोन से पढ़ा, मोबाइल फ़ोन से पढ़ा। तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे अभी भी फ़ोन को छोड़ नहीं पाए, बिकॉज दिस इज़ इक्वली एडिक्टिव टू द सिगरेट एंड अल्कोहल, या फिर गुटखा। जो चीज़ें जितनी एडिक्टिव है, मोबाइल फ़ोन उससे ज़्यादा एडिक्टिव है। आज आप देखिए, बच्चे भी फ़ोन के साथ में ही हैं, वो फ़ोन के साथ में कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ अपना सोशल मीडिया पे चेक करें या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन को छोड़ दें। अगर आप सिंसियरिटी के साथ में आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए और आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं जाकर, तो फिर ऑफलाइन ही तैयारी करें। क्योंकि एक चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर जब उंगलियां पिचक जाती है ना,
तब सिलेक्शन होता है, तब रैंक आता है। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।